आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और नियमित इन वीडियोस का उपयोग कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए जुड़ते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है कारक। शेष कारकों की आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। कल हमने 3 कारक पढ़े थे, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो दोस्तों, आप हमसे नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो उसका लिंक है वह कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको ज्वाइन करें और नोट्स प्राप्त करें। इनसे संबंधित जो प्रश्न के नोट्स हैं वो आपको वहीं पे दिए जाएंगे। और हमारे इस क्लासों का जो सिनारियो कैसे रहेगा, उसका जो टाइम टेबल होता है, उसका भी अपडेशन हम वहीं पर करेंगे। तो आइए आज हम जुड़ते हैं कारक में शेष कारकों के साथ, जिसमें पहला होगा हमारा आज की कक्षा का कारक जो होगा वो होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो जहां पे किसी को कुछ देने का भाव प्रकट हो, देने का भाव, या कह सकते हैं किसी को कुछ प्रदान करने का भाव प्रकट हो, प्रदान करने का भाव प्रकट हो, प्रदान करने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वाक्य अगर हम लिख दें कि कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मैंने वाक्य लिख दिया कृषि कार्य हेतु, तो कृषि के लिए, यानी कि संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो के लिए होता है। कृषि कार्य हेतु, तो यहाँ पे जो भाव निकल रहा है किसके लिए हम प्रयोग करेंगे? तो कृषि कार्य, ट्रॉली वगैरह के पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है कृषि कार्य हेतु, तो उसका उपयोग हम केवल कृषि में कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे भाव जहां पे भी निकलेंगे किसी के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। दूसरा वाक्य लिख दें, ताले में चाबी होती है, ताले में चाबी होती है, ताले में चाबी होती, ताले में चाबी होती है। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो ताले में चाबी नहीं होती, ताले के लिए चाबी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपसे कह दें कि माता जी ने शाम को पुस्तकें प्रदान की, शाम को पुस्तकें प्रदान की, प्रदान की, तो श्याम के लिए कार्य किया गया माता जी के द्वारा, यानी कि के लिए का भाव है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर एक दो और उदाहरण हम आपसे लिखना चाहें तो जैसे ये लिख सकते हैं, मुख्य अतिथि ने कवियों को, मुख्य अतिथि ने कवियों को सम्मान पत्र भेंट किए, सम्मान पत्र भेंट की। यहाँ पे किसके लिए कार्य किया गया है? तो यहाँ पे भी कवियों के लिए कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि संप्रदान का तात्पर्य क्या है? किसी के लिए कार्य करना। तो जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है? तो संप्रदान कारक कहलाता है। अब अगर हम आगे आपसे अगले कारक की चर्चा पर चर्चा करें तो वह हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक, देखिए अपादान कारक की बात कर लेते हैं। अपादान कारक, अगला हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक का तात्पर्य क्या है? जब अलगाव की बात की जाए, किसकी? अलगाव की बात हो, तुलना की बात हो, डरने बिछुड़ने की बात हो,
अलगाव की बात हो, तुलना करने की बात हो, डरने की बात हो, या फिर आप ये कह सकते हैं लज्जित होने की बात हो, लज्जित होने की बात हो, दूर होने की बात हो, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, तो अपादान कारक होता है। तो क्योंकि किसी से अलग होंगे, किसी से तुलना करेंगे, किसी से लज्जित होंगे, तो यहाँ पे जो अपादान कारक का चिन्ह होता है वो हो जाता है से अलग। किस भाव में लिया जाता है, से अलग के रूप में लिया जाता है। तो जैसे वाक्य लिख दें अगर हम यहाँ पर, बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं, बच्चे विद्यालय से घर, विद्यालय से घर जाते हैं। तो इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो बच्चे कहाँ जाते हैं, विद्यालय से घर जाते हैं। तो यहाँ विद्यालय से दूर जा रहे हैं या अलग जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात कर लें, मान लो मैंने दूसरी बात कर ली, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा अपादान कारक। यहाँ पेड़ से अलगाव दिख रहा है किसका, पत्तों का। चौथा, माता जी, माता जी, माता जी कढ़ाई से, कढ़ाई से पूड़ी निकाल रही हैं, पूड़ी निकाल रही हैं। तो इस वाक्य में भी अगर हम देखें तो कढ़ाई से पूड़ी जो निकालने का कार्य है वहां पे अलगाव का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कह दें रोहन सोहन से, रोहन सोहन से, रोहन सोहन से पढ़ने में अच्छा है, अच्छा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जा रही है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो आशा करते अब आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा कि अपादान कारक क्या होता है। तो अपादान कारक की जब भी हम बात करेंगे तो आपसे अलगाव का भाव ही निकल कर आएगा। आपको केवल यह याद रखना है कि अलगाव शब्द को अपादान कारक के अंतर्गत, तो आपसे बेहतर और अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। अगला हम कारक देखते हैं, जो हमारा अगला है वह है अपादान कारक के बाद अगर हम बात कर लें तो अगला हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक देखिए अगला क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक से तात्पर्य क्या है, जहां पर हम आधार की बात करें, किसकी बात करें, आधार की। आधार केवल दो ही होते हैं, या तो वह स्थान होगा या तो वह समय होगा। यानी कि जीवन में दो ही आधार होते हैं, या तो स्थान का आधार हो सकता है या तो समय का आधार हो सकता है। जैसे मैं आप क्लास ले रहा हूँ तो मैं समय के साथ चल रहा हूँ, रात के समय 11:30 बजने वाले हैं, तो हमारा ये जो समय है कि आज मैं 11:30 बजे यह क्लास बना रहा हूँ, तो ये जो 11:30 बजे का टाइम है ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। या मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये क्या हो गया, उनका आधार हो गया। नौकाएं जल में विहार कर रही हैं, क्या हो गया, आधार हो गया। क्या आधार हो गया, तो जलाधार हो गया। यानी कि जहाँ पे हम आधार में देखें स्थान या समय की बात की जाती है तो वहां पे कौन सा कारक होता है, तो अधिकरण कारक होता है। जैसे मैंने पहला ही वाक्य यह लिख दिया कि अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहा हूं, आ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें 2 मिनट हमारा हो गया, स्थान की जगह क्या है, समय है, तो समय हमारा क्या हो गया, आधार बन गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पे दूसरा वाक्य लिख दें कि नौका
जल पर तैरती है, जल पर तैरती है। तो यहाँ भी जल क्या हो गया, आधार हो गया। अब जल में लिखा हो, जल पर लिखा हो, जल के अंदर लिखा हो, बात एक ही है, आधार तो होगा ना कुछ कुछ, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक बन जाएगा। तीसरा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अधिकरण कारक क्या होता है, जहाँ पे आधार की बात की जाती है। अगला अगर हम बात कर लें तो जो हमारा इसके बाद का जो कारक है, अधिकरण कारक के बाद जो कारक आता है वो आता है संबंध कारक का, संबंध कारक। अब हम बात कर लेते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में ये चिन्ह आते हैं का, की, के, रा, री, रे, है ना, ये चिन्ह आ जाते हैं का, की, के और रा, री, रे इत्यादि क्या आते हैं, शब्द आते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो संबंध कारक के अंतर्गत, जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, ये वाक्य लिखा है, यह पुस्तक तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, तो संबंध कारक होता है। तो यह पुस्तक किसकी है, तुम्हारी है, तुम्हारी ओर इशारा है। यानी कि यहाँ पे यह और तुम्हारे में क्या है, संबंध है, किसके, पुस्तक की। यानी कि जो पुस्तक है तुम्हारी है, इसका भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा देख लें, कोई और वाक्य लिखकर, तो मैं लिख सकता हूं अनुभूतियों की आहटाएं, अनुभूतियों की आहटें, अनुभूतियों की आहटें, अनुभूतियों की आहटें, अनुभूतियों की आहटें कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, संग्रह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनुभूतियों की आहटें हैं, यानी कि जो आनंददायक चीजें हैं, वो किसकी संग्रह होती है, कविताओं का संग्रह होती है। इस आनंद की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका लेवल कुछ दूसरा है। यानी कि अनुभूतियों की आहटें कविताओं का संग्रह है, तो इस कविताओं का संबंध अनुभूतियों की आहटों के साथ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं और यहाँ पे लिखना चाहूं, यह किसना का बैल है, यह किसना का बैल है, तद्भव शब्द मैंने लिख दिया किसना, यह किसना का बैल है, बैल है। तो यानी कि यहाँ भी यह का संबंध किसके साथ है, तो किसना के साथ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो संबंध कारक हो गया। अगला जो हमारा कारक आता है वह कहलाता है, अंतिम जो हमारा कारक है, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। जब हम संबोधन कारक की बात करेंगे तो देखिए, संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो हम संबोधन कारक का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाता है, संबोधन कारक की जब भी हम बात करेंगे आपसे, तो यहाँ पे यह कहेंगे जो संबोधन कारक होता है, वहां पे क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग हम संबोधन के रूप में करने लगे, तो वो क्या बन जाता है, तो संबोधन कारक बन जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत मोटा है और उसका हम नाम ना लेके क्या कहने लगे, मोटे तू इधर आ, तो यहाँ पे धीरे धीरे इस बात का प्रचलन बढ़ जाता है। यानी कि वो जो विशेषण था वो विशेष्य के रूप में उसका हम प्रयोग करने लगे, और वो विशेष्य किस रूप में आ गया, संबोधन के रूप में प्रयोग करने लगे। तो इसे क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं संबोधन कारक। जैसे आपने कह दिया रे भैया जरा इस काम को तेज करो, तो रे भैया क्या हो गया, एक शब्द है जो किस स्थान पे है, कर्ता के स्थान पे है ना। यानी कि कर्ता में भी कहाँ पे, संबोधन के स्थान पर है, तो संबोधन के स्थान पे होने के कारण हम इसे क्या कह देते हैं, तो संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं, जैसे हाय भैया इसे तनिक भी लाज नहीं आती, हाय भैया
और ये चिन्ह लगा देंगे विस्मयादिबोधक का, हाय भैया, इसे तनिक भी लाज नहीं आती, लाज नहीं आती। बात समझ गए आप लोग। या दूसरा लिखें, अरे गुलाबो झाड़ू तेजी से लगा, झाड़ू तेजी से लगाओ। ये हमारा क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। अब यानी कि हम कारकों को फिनिश कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारकों को कैसे पहचानेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इनको अब आप सारगर्भित और आसान तरीके से कर पाएंगे। आशा करते हैं ये कक्षा आप में, आपकी प्रगति में जो उत्पन्न बाधाएं हैं उनको आसान बनाएगी और आप अपनी परीक्षा में अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अब आज इतना ही रखते हैं। अगली जो हमारी कक्षा होगी वह होगी सर्वनाम की, और सर्वनाम की जो कक्षा होगी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जब संज्ञा और सर्वनाम का हम एक विशेष अध्ययन कर पाते हैं तब जाके हमें विशेषण समझ में आता है। ये हमारा जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं अब तक उनका एक लिंकेज भी रहेगा। आप देख रहे होंगे कि हमने संज्ञा में कुछ पढ़ा है तो यहाँ पे हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और आगे इसी तरह से हम प्रयोग करते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप पिछली कक्षाओं को पढ़ने के बाद आप उनका रिवीजन कर रहे होंगे और उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ये बेहतर होगा, आपकी जो प्रगति है उतनी उन्मुखी होगी, क्योंकि पढ़ाना एक काम होता है और पढ़ना दूसरा काम होता है। लेकिन अगर आपसे हम यह बात कर लें कि ये कक्षाएं केवल पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। आप इन पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको बार बार लगाएंगे उतना ही आगे जाएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ पुस्तकों को आपको आज सजेशन देते हैं, वो पुस्तकें आप मार्केट से ले लें। जैसे यूथ पब्लिकेशन में जाएंगे तो हमारे पीवाईक्यू की पुस्तकें आती हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आती हैं। अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं तो यूपी टेट की वह पुस्तकें ले लेंगे, अलग अलग लेंगे तो 5 सीरीजों में मिलेंगी, 5 अलग अलग होंगी। अगर आप एक मोटी सीरीज में लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन की जो पुस्तकें होती हैं, यूथ कंपटीशन की जो पुस्तकें होती हैं, केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है। आप जितना इन पे बेहतर करेंगे उतना आपका सिलेक्शन ज़्यादा मजबूत होगा। तो आपको पीवाईक्यू यहीं से करने हैं। जैसे मैंने संज्ञा पढ़ा दिया तो संज्ञा के पीवाईक्यू प्रत्येक प्रश्न अगर किसी पेपर में आया हुआ है, किसी वर्ष आया हुआ है तो उसको आप करें। अगर किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उसका हम निराकरण करेंगे। तो आप इन पुस्तकों को ले लेंगे। अगर मान लो आप टेट सुपर टेट के इतर किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके पास पीवाईक्यू होना मस्ट है। उस एग्जाम का जो पीवाईक्यू है, पिछले वर्ष के जो पेपर्स हैं प्रारंभिक स्तर पर, वो होने चाहिए। आप उनको जितना बेहतर एनालिसिस करेंगे, जितना आप उनको लगाएंगे, उतना आगामी जो परीक्षाएं होंगी इसमें अपनी सुनिश्चितता को आसान कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी और अंतिम मौके पर आपको पछताना ना पड़े। इसलिए आप अभी से क्या करें, जितने भी टॉपिक्स होते गए हैं उनके प्रश्न लगाते जाएं। हम बार बार आपसे यही कहेंगे, केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।